हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6 और इसमें हमने प्रीवियस में पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर किया था। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर सर हमने डिटेल में सब कुछ कवर किया था। अब हम एक न्यू टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। सर ब्रांच अकाउंटिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां से आपका एक न एक क्वेश्चन तो आपका जरूर बनता है। तो सर ये वाला जो चैप्टर्स है इसको हम आसानी से इजी तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और आप एक एक पॉइंट्स को आराम से कवर करेंगे। सर आप अभी दिसंबर 2023 अटेम्प्ट दे रहे हैं और उसमें हमने प्रीवियस में सिंगल एंट्री सिस्टम्स को कवर किया था, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को कवर किया और पार्टनरशिप को कवर किया। ये तीन चैप्टर्स हमने कवर किए। अगर इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम्स में आ जाते हैं तो वो वाले आप क्वेश्चन इजी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। और जैसे ही आपका एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा, प्लीज बताइएगा कि सर अब इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए और अगर आपने हमसे पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके लिए कितने इजी हो गए। सर आप आराम से प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे इस डर की वजह से सर पढ़ नहीं पाते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ। आप अपनी तरफ से 101% आप मेहनत कीजिए, बाकी सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके वहां पे सब कुछ डिसाइड है कि सर आपके लिए उनको क्या करना है। अगर आप सही मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो सर डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आ जाता है तो वन मोर चांस, आपको एक और चांस मिलता है सर उसमें कुछ बेटर करने के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं सर ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि सर फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई एक बिजनेस है और एक बिजनेस को अलग अलग सिटीज के अंदर आप क्या करते हैं सर, अलग अलग ब्रांचेज आपकी ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक बैंक से लेते हैं, जैसे एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक की एक ही सिटीज के अंदर अलग अलग एरिया के हिसाब से बहुत सारी ब्रांचेज है। तो सर एसबीआई या फिर एचडीएफसी या फिर कर्नाटका बैंक या किस कोई भी बैंक आप उठा लीजिए, बीओआई बैंक, इन सब की सर अलग अलग ब्रांचेज होती है। तो इन अलग अलग ब्रांचेस की जो अकाउंटिंग्स होती है उसको हम सिंपल बोलते हैं सर ब्रांच अकाउंटिंग। ओके, अब ब्रांच अकाउंटिंग से कैसे होती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने होते हैं, क्या करना होता है, वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, branch is an extended location of an organization other than its head office where businesses of similar or related to organization are conducted. Usually organization opens branches for the following purpose। यानी कि सर अब कोई कंपनी होती है अलग अलग सिटीज में अपना बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए अलग अलग सिटीज में अपने ब्रांचेस ओपन करती है फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली सर लोगों का जो मेन मकसद होता है वो मकसद होता है कि सर आप प्रॉफिट कमाने के लिए अलग अलग जगह पे अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं। अभी बीच में बहुत टाइम, एक दो साल के अंदर अंदर एमबीए चाय वाला का नाम आपने जरूर सुना होगा, प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो कि इंदौर धार से हैं। उन्होंने भी सर अपनी अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर दी, चाहे वो ब्रांचेस खुद की है या फिर उन्होंने ऐसे किसी को दे रखी है। अब सर यहाँ पर वो जो अलग अलग ब्रांचेस थी उनका भी सर कुछ सेल होगा, उनका भी कुछ प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने वहां पे ओपन की। दूसरा होता है सर फॉर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद सर पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होता है। उनका मकसद होता है सर लोगों की सर्विस देना, लोगों को सहायता करना, लोगों की सहायता करना। अब यहाँ पर ब्रांचेस, ब्रांच इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी बट रेदर एक्सटेंडेड यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सर ये जो ब्रांचेस होती है ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सर बीओआई की एक ब्रांच है, अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, तो वो सब बीओआई है, बैंक ऑफ इंडिया ही है, उनका कोई भी अलग एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, वो एक ही एंटिटी पे काम कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ऑल ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय देयर हेड ऑफिस। अब सर कितनी भी ब्रांचेस होती है वो सभी सर आपकी हेड ऑफिस से ही कंट्रोल की जाती है, क्योंकि उसका मेन एक हेड ऑफिस होता है, उस हेड ऑफिस से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। हेंस ब्रांच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट इस हेड ऑफिस इज ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग।
अब सर वहां पर अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करना हो या वहां पर अगर कोई भी ऑपरेशंस ऑपरेशंस का मतलब है कि बिजनेस को ऑपरेट करना हो, तो जो भी डिसीजन होंगे सर वो हेड ऑफिस में बैठे हुए लोग ही लेंगे। तो यहां पर सर ब्रांचेस अपने आप में कोई अलग नहीं है, वो हेड ऑफिस के अंदर में काम करता है, दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओपन ए ब्रांच इन द सेम कंट्री वेर इज रजिस्टर्ड अंडर द अदर कंट्री। सर अगर आप कोई भी ब्रांच अपनी इंडिया के अंदर सेम कंट्री के अंदर ओपन करना चाहते हैं या फिर आप अदर कंट्रीज के अंदर भी आप ओपन, ब्रांचेस आर ओपन बाय द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट स्टोर, होटल, एक्स एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट एज वेल। अब सर यहाँ पर ब्रांचेस कितने टाइप्स की होती है? डोमेस्टिक ब्रांच का मतलब सर ये है कि पूरा इंडिया के अंदर ही अगर आप कोई भी ब्रांच ओपन करते हैं तो वो डोमेस्टिक ब्रांच कहलाती है। डोमेस्टिक ब्रांच इज मेनली ओपन एंड ऑपरेटेड इन द सेम कंट्री वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड एट इज हेड ऑफिस। यानी कि अगर आपकी हेड ऑफिस सर इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर अगर आपने कहीं पर भी अदर जगह पर अगर आपने कोई भी एक ब्रांच ओपन की हुई है तो उसको हम डोमेस्टिक ब्रांच बोलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डिफरेंट ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया। Foreign branches open in open country other than country where the organization registered and its head office। सर फॉरेन ब्रांच का मतलब ये होता है कि सर उनका हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर है, हेड ऑफिस मुंबई में है और उन्होंने एक ब्रांच ओपन की सर यूएसए में, दैट्स कॉल्ड फॉरेन ब्रांच, क्योंकि उनका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है और दूसरी ब्रांच अदर कंट्री के अंदर है। दुबई ब्रांच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर उनकी कोई दुबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर कोई ब्रांच है दैट्स कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। अब सर यहां पर अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर दो तरीके से सर ब्रांचेस होती है, एक होती है डिपेंडेंट, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है कि सर ये जो ब्रांच है वो सब कुछ हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। हेड ऑफिस अगर पैसा देगी तो बिजनेस चलेगा, हेड ऑफिस अगर गुड्स देगी तो बिजनेस चलेगा। सर कुछ भी गुड्स बचा हेड ऑफिस को वापस भेज दो, सर ब्रांच ने कोई भी पैसा कलेक्ट किया हेड ऑफिस को सेंड कर दो। यानी कि सर ये जो ब्रांचेस है ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, ये सब कुछ डिपेंड है सर आपके हेड ऑफिस पे। दूसरा होता है सर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस होती है ये अपना अपना खुद करती है। अपना खुद करने का मतलब कि जैसे कोई ब्रांच है सर वो किसी अदर पार्टी से गुड्स परचेज कर रही है, गुड्स को सेल्स कर रही है, यानी कि उसका हेड ऑफिस से इतना लेना देना नहीं है कि सब कुछ हेड ऑफिस से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप में भी कुछ काम, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय रखे वो सैलरी पे कर रही है, कुछ एक्सपेंसेस अपनी तरफ से पे कर रही है, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं है सर। डिपेंडेंट ब्रांच में अगर उनके वहां पर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी भी हेड ऑफिस से आएगी, दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आपको इन दोनों तरीके की अकाउंटिंग करनी होगी, एक डिपेंडेंट ब्रांच की भी अकाउंटिंग करनी होगी, दूसरा आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच की भी अकाउंटिंग करनी होगी। ब्रांच अकाउंटिंग से क्या होती है, कैसे की जाती है? Branch accounting refers to recording and maintenance of each transaction taken place by a branch to determine financial result and also get know the financial position of branch। यानी कि सर ये जो ब्रांच है उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, क्योंकि सर अलग अलग ब्रांचेस होती है, कौन सी ब्रांच कितना प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में चल रही है, क्या हो रहा है, उसकी सेपरेट अकाउंटिंग होती है। तो सर जो भी उनके डिसीजन मेकर्स है उनको पता चलेगा सर ये ब्रांचेस हमको कंटिन्यू रखनी है या फिर इसको हमें बंद करनी है, क्या होता है। For the dependent branch, accounting is done by head office, while the independent branch accounting is branch itself। अब सर यहां पर आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। सर अगर डिपेंडेंट ब्रांच होगी, अगर डिपेंडेंट ब्रांच होगी, सब कुछ आपके हेड ऑफिस पे डिपेंड करेगी, तो उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस के अंदर होगी। कहां पे होगी सर? हेड ऑफिस के अंदर होगी। और अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो वो खुद की अपनी सेल्फ सर अकाउंटिंग करेगी और जो पैसा प्रॉफिट बचेगा वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगी। Branch accounting is based on responsibility accounting system where the branches act as revenue center and additional of the cost center। सर ये जो होती है ये रेवेन्यू सेंटर्स के रूप में काम करती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस पैसा कमा के हेड ऑफिस को ही देती है। The transaction between branch and head office are recorded in branch and other parties। At the end of this financial period, a certain the financial result of each branch is profit and loss। अब सर यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर सर क्या होता है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच के जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना होता है? हेड ऑफिस और ब्रांच इन दोनों के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को सर हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। ओके, सम ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शन आर यूजुअली इन्वॉल्व इन द ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूड गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, रिटर्न टू द गुड्स। ये हम बाद में आराम से डिटेल्स में कवर करेंगे। अब सर बात करते हैं मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग।
सर ये जो ब्रांच अकाउंटिंग लिखने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से मेथड? सबसे पहला मेथड है डेटर्स मेथड एंड इसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर से डेटर्स मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी ये तीन जो मेथड्स हैं ये बाद में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सर डेटर्स मेथड्स क्या है। डेटर्स मेथड्स का सिंपल सा मतलब है, अगर एक पॉइंट में अगर आप ये समझें कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को एज ए डेटर्स मानती है, यानी कि हम ये मान के, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने किसी भी पर्सन को गुड सेल्स किया, वो हमारा क्या हो जाता है सर? सन्ड्री डेटर्स हो जाता है। तो सन्ड्री डेटर्स के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है? हम उनको गुड सेल्स करते हैं तो हम यहां पर सर सेल्स की एंट्री करते हैं। सर वो गुड्स सामने वाला परचेस करता है तो वो इसकी एंट्री करता है। सर हम उससे पेमेंट रिसीव करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स में आता है। सर हम उसके गुड्स को रिटर्न आ जाता है तो हम रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। That's called debtors method. Under this method of accounting, head office maintains separate branch account of each branch which appear as a debtor in the books of the head office. Hence, the HO has a right to claim money arising out of operation carried out by branch after meeting the necessary expenses of the branch. मतलब सर अल्टीमेटली ये है कि जो भी ब्रांच है उसके वहां से जो भी पैसा आता है वो पैसा सीधा का सीधा सर उसके हेड ऑफिस में चला जाएगा। एग्जांपल भी समझेंगे, यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन भी होंगे। Primarily, head office adopt debtors method or synthetic method for dependent branch accounting with generally small scale or size. This method is also a synthetic method. अब से यहाँ पर अगर आप डेटर्स मेथड यूज करते हैं, डेटर्स मेथड यूज करते हैं तो उसके कुछ ट्रांजैक्शन उसको ध्यान से समझना है सब। द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो ठीक है। Two ledger accounts are maintained for recording the transaction, namely branch account और goods sent to branch account. अब सर आपको यहां पर ध्यान से समझना, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर दो है सर, एक है आपकी ब्रांच, क्या है सर? एक है आपकी ब्रांच और दूसरा है सर आपका हेड ऑफिस। ओके, हेड ऑफिस सर आपके सभी ब्रांचेस को रिकॉर्ड करता है, सभी ब्रांचेस। अब सर ये जो अकाउंटिंग होती है, ये अकाउंटिंग सर अगर आप डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग आपके होगी सर हेड ऑफिस के बुक्स में। ब्रांच सर अपनी कोई भी अकाउंटिंग नहीं करेगा। तो हेड ऑफिस यहां पर सर दो अकाउंट्स बनाएगा उस ब्रांच के नाम से। एक बनाएगा सर ब्रांच अकाउंटिंग, उस ब्रांच के नाम से अकाउंट्स बनाएगा, और एक बनाएगा सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यानी कि सर वो जो गुड्स सेंड, गुड्स जो भेजेगा सर वो अपने ब्रांच को भेजेगा और ब्रांच से उस गुड्स को सेल्स करेगी, वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहां पर कौन से दो अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे सर हेड ऑफिस को? एक करना होगा सर ब्रांच अकाउंटिंग, दूसरा करना होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये दो अकाउंट्स वहां पर उनको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। यही लिखा हुआ है सर, एक ब्रांच अकाउंट और एक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इन द ब्रांच अकाउंट ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर टू बी रिकॉर्ड। अब सर ये और चीज सर, यहां पर अगर हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं और डेटर्स मेथड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के जो ट्रांजैक्शन होंगे, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के जो ट्रांजैक्शन होंगे, इन्हीं ट्रांजैक्शन को सर हमें रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। बाकी के आउटसाइड के ट्रांजैक्शन को इस मेथड्स के थ्रू अभी हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। हम यहां पर से ब्रांच अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या होगा वो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं। जब आप प्रैक्टिकली सीए में बन जाओगे, फिर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आओगे, तब वहां पर ये सब सोच लेना। लेकिन यहां पर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी सर जो ब्रांच है उसकी जो हेड ऑफिस है, इसके बीच के जो ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा सर? आपको रिकॉर्ड करना होगा। अंडर दिस मेथड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ब्रांच आर रिकॉर्डिंग एंड मेंटेन इन द ब्रांच अकाउंट्स। ओके, द ब्रांच अकाउंट इज नेचुरली नॉमिनल अकाउंट्स व्हिच आर सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। अब सर ये जो ब्रांच अकाउंटिंग से ये एज ए पीएनएल अकाउंट जैसा बनता है। तो यहाँ पीएनएल अकाउंट्स में हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, इसी तरह से ब्रांच अकाउंट्स में भी सर आपको एक नेट प्रॉफिट मिलता है। वो नेट प्रॉफिट सर आपके हेड ऑफिस की जो मेन जो अकाउंटिंग होती है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, चलिए अब सर बात करते हैं कि यहां पर जो हेड ऑफिस है, यहां पे जो हेड ऑफिस है ये क्या करती है? हेड ऑफिस सर गुड्स सेंड करती है, यानी कि जो भी गुड्स सेल्स करने के लिए गुड्स सेंड करती है ब्रांच को। क्लियर है? ताकि ब्रांच क्या करेगा सर? सेल्स करेगा, क्योंकि ब्रांच के पास में तो राइट्स नहीं है ना कि वो किसी अदर पर्सन से गुड्स परचेस करेगा। तो गुड्स कहां से आएगा?
हेड ऑफिस से। अब ये गुड्स दो तरीके से आता है। एक आता है कि हेड ऑफिस ने फॉर एग्जांपल इस गुड्स को 5000 रुपीज में परचेज किया, एज इट इज सर 5000 रुपीज में इसमें, यानी कि एट कॉस्ट वो कितने में सेल्स करेंगे सर, एट कॉस्ट में वो गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर कर देंगे सेम टू सेम प्राइस में। दूसरा सर इसने 1000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, यानी कि एट इनवॉइस प्राइस। दो मेथड्स यहां पर होंगे सर, एक वो इनवॉइस मेथड्स ऐसा मान के चलेंगे इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे, या फिर उसको एट कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे। दोनों में से किसी भी मेथड्स के थ्रू सर वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें तो ये सब पता लगाना है कि ये एट कॉस्ट है या फिर एट इनवॉइसेस है। तो दोनों को अलग अलग आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर एट कॉस्ट है तो आपको क्या करना है, और एट इनवॉइस है यानी कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, इस प्रॉफिट को क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर सर आपको ध्यान रखना, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय head office to branch at cost there are accountant with cost price, whereas the goods sent to head office is invoice price, that accountant invoice price load thereof cancelled to ensure the proper result। load का मतलब होता है profit। the general interest to various transactions under this method common of cost और invoice price। अब सर यहां पर ध्यान से समझना। अब यहां पर सर हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रांच हेड ऑफिस अगर कोई गुड्स या कुछ भी अगर हेड ऑफिस ब्रांच को सेल ट्रांसफर करती है, क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सर गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अब सर यहां पर हेड ऑफिस से एक बार अगर आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएंगे तो सर आगे सम करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। सर हेड ऑफिस से क्या कर रहे हैं सर, गुड्स जो हो रहा है वो ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, ब्रांच को। कौन सा मेथड है सर, ये डेटर्स मेथड है। डेटर्स मेथड्स में हम क्या मान के चलते हैं, हेड ऑफिस क्या मान के चलता है ब्रांच को, वो एज ए डेटर्स है। तो डेटर्स में अगर हम गुड सेल्स करते हैं अगर किसी पार्टी को, तो क्या एंट्री करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पर सर अभी सेल्स नहीं हुआ है, एक्चुअल में सेल्स तो हुआ ही नहीं है, ये तो सर ब्रांच को ट्रांसफर किया है, और सामने वाली पार्टी कौन है, ब्रांच है। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी, सिंपल सर ब्रांच अकाउंट डेबिट। क्लियर हो रहा है आपको, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, अब टू में सेल्स तो आएगा नहीं, तो हमने क्या किया, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, क्या लेजर्स बनेगा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये इस टाइप से आपके दो अकाउंट्स आपके बनेंगे। तो यहां पर सर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये कब होगा, सब जब हम कोई गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे। जब हम कोई गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंट से ब्रांच रिसीव कर रहा है गुड्स को, ब्रांच गुड्स को रिसीव कर रहा है, और यहां पर टू गुड सेल्स टू ब्रांच अकाउंट्स। सेकंड लेजर ट्रांजैक्शन से क्या होगा, यहां पे केस सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस फॉर मीटिंग डिफरेंट एक्सपेंसेस। अब ध्यान से समझना, ब्रांचेस कुछ एक्सपेंसेस करती है, वो एक्सपेंसेस के लिए सर पेमेंट कहां से आएगा, क्योंकि जो भी ब्रांच सेल्स करती है जितना भी पेमेंट आता है वो सीधा हेड ऑफिस को चला जाता है। तो सर ब्रांच के पास में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा डिपेंड है आपके हेड ऑफिस पे। अब हेड ऑफिस से खर्चों के लिए वो क्या करती है, ब्रांच को केस ट्रांसफर करती है। बैंक क्या, ब्रांच हेड ऑफिस क्या करती है, जो भी ब्रांच के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट ट्रांसफर करती है ब्रांच को। तो यहां पर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, केस सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या है सर, केस सेंड टू ब्रांच। अब सर ब्रांच को अगर हम उसने पेमेंट किया तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, सिंपल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे बैंक से पेमेंट जा रहा है, तो उसमें कोई नहीं, अगर हमने किसी पर्सन को पेमेंट किया होता तो पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एज इट इज हमने ब्रांच को पेमेंट किया, इसलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। क्लियर हो गया सर ये वाला ट्रांजैक्शन। दो ट्रांजैक्शन बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हुआ, बिल्कुल
घबराने की यहां पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत सब कुछ सर इजी इजी चल रहा है। चलिए, केस रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस ऑन अकाउंट्स ऑफ सेल्स। अब से क्या होता है सर, ब्रांच को उन्होंने गुड सेल किया, गुड सेंड किया। किसको किया सर? ब्रांच को गुड सेंड किया उन्होंने। अब ब्रांच ने क्या किया सर? ये गुड्स उन्होंने सेल्स किया, गुड्स उन्होंने सेल्स किया। अब सर उस गुड्स को सेल्स करने से जो पैसा आता है, जो गुड्स को सेल करने से जो पैसा आया, वो पैसा सीधा हेड ऑफिस में चला जाता है। तो यहां पर तीसरा ट्रांजैक्शन होगा केस रेमिटेड बाय ब्रांच। केस रेमिटेड बाय ब्रांच। रेमिटेड बाय ब्रांच का मतलब होता है सर सिंपल कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश प्रोवाइड किया। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री कर रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उनकी बैंक में पैसा आएगा टू ब्रांच। कहां से पैसा आया सर? ये इस ब्रांच से पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट्स। क्लियर हो गया? फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस। अब क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल गुड्स सेल्स नहीं हुआ, तो वो गुड्स वापस रिटर्न कर रही है, तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी सर। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ऑपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी सर? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट्स टू ब्रांच अकाउंट्स। क्लियर हो गया? इजी ट्रांजेक्शन सर, कोई इश्यू नहीं है यहां तक। अब नॉर्मल लॉस इन द ब्रांचेस। अब सर अगर ब्रांचेस में अगर कोई अब नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो सिंपल एंट्री अब नॉर्मल लॉस, तो एंट्री हो जाएगी सर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट्स। क्लियर? क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन द अकाउंट्स ऑफ अबनॉर्मल लॉस, और इस अबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में अगर केस रिसीव हुआ इंश्योरेंस से, तो एंट्री हो जाएगी सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी पैसा आया टू अबनॉर्मल लॉस। उतना तो सर आपका रिकवर हुआ, तो अबनॉर्मल लॉस सर इतना आपका कम हो गया। एंड 7 नंबर ट्रांजेक्शन एक्चुअल लॉस ड्यू टू अब नॉर्मल लॉस। सर इसके अलावा अगर कुछ भी लॉस बचा तो वो क्या होगा सर? जनरल पीएनएल, पूरा पीएनएल होगा सर आपका जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस, ताकि अब नॉर्मल लॉस जो है सर वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये नॉर्मली सर 7 ट्रांजेक्शन सर यहां पर हमारे होते हैं। अब सर ये ट्रांजेक्शन है, ये जब हम इसको एज ए कॉस्ट गुड सेल्स करेंगे। क्या करेंगे सर? एज ए कॉस्ट हम यहाँ पे गुड सेल्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर यहां पर आता है कि एडिशनल एंट्री ओनली गुड सेंड टू इनवॉइस प्राइस। अब सर यहां पे ध्यान से समझना सर। अब सर ये है कि फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया ब्रांच को एट इनवॉइस प्राइस पे। किस प्राइस पे? इनवॉइस। अगर उसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सर ये 5000 है, उन्होंने सेल्स किया सर 6000 रुपीज, ट्रांसफर किया ब्रांच को। अब सर इस ब्रांच में प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर हम स्टॉक की बात करेंगे, यहां पर इनके स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, तो स्टॉक ऑलवेज जैसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। ऑलवेज स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन इसमें तो इंक्लूड है सर आपका प्रॉफिट, इसलिए इस प्रॉफिट को हमें क्या करना होगा सर? सेपरेट करना पड़ेगा। इस प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा सर? सेपरेट करना पड़ेगा एज ए स्टॉक रिजर्व। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको एज ए स्टॉक रिजर्व। जो भी हमारा प्रॉफिट है सर सेल्स के ऊपर हमने जो भी स्टॉक ट्रांसफर किया उसको एज ए क्या करेंगे? स्टॉक रिजर्व। तो रिड्यूस लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। सर अगर आपके पास में कोई भी ब्रांच के अंदर अगर आपका कोई भी ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को अगर हमें रिड्यूस यानी कि उसके अंदर प्रॉफिट माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा सर? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट।
टू ब्रांच अकाउंट। इससे क्या हो गया सर, हमने ब्रांच के अमाउंट्स को कम कर दिया और स्टॉक रिजर्व में जिनका जो प्रॉफिट था सर स्टॉक रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। पहली एंट्री है रिड्यूस लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। सिंपल, अगर आपकी ब्रांच सेंड टू ब्रांच अकाउंट्स के अंदर कुछ है तो वहां पर सेम टू सेम सर होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। सिंपल सा ट्रांजैक्शन, इसमें कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सर उनके ओपनिंग स्टॉक का था और ये हमने जो गुड सेंड किया उसके ड्यूरिंग द ईयर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। रिड्यूस लॉट ऑन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी सर यहाँ पे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब नॉर्मल लॉस ब्रांच अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस, रिड्यूस लॉट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, यानी कि इसका ऑपोजिट। ये सर ओपनिंग स्टॉक का था तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, यानी कि सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक पे है ये सर ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट रहेगा, मतलब स्टॉक रहेगा, स्टॉक रिजर्व में हम क्या करेंगे सर ये जो सम करेंगे तो वहां पर सर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल ट्रांजैक्शन थे जो कि एक ब्रांच और एक हेड ऑफिस के बीच के होते हैं। ट्रांजैक्शन विच डू नॉट अपीयर इन द ब्रांच अकाउंट। सर अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि आपके ब्रांच अकाउंट्स के अंदर नजर नहीं आएंगे? कौन सा? expenses incurred by branch out of case since either reduce case balance at end of the disease or liability end of the increase। सर अगर कोई ब्रांच ने अगर कोई पेमेंट किया, ब्रांच ने पैसा रिसीव किया, उससे कोई एक्सपेंसेस किए, तो वो खर्चे वो ट्रांजैक्शन सर आपके ब्रांच अकाउंट्स में नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये तो ब्रांच और सामने वाली पार्टी के बीच में हुआ था। परचेज ऑफ गुड्स fixed assets by branch since book value of goods fixed assets at the end of increase and either the amount of remittance reduced to creditors at the end are increase। मतलब सर यह है कि अगर ब्रांच अलग पार्टी से किसी सेपरेट पार्टी से अगर कोई गुड्स परचेज करती है या फिर कोई फिक्स एसेट परचेज करती है तो वो ट्रांजैक्शन सर आपके ब्रांच अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ब्रांच अकाउंट्स में तो हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक ब्रांच और एक हेड ऑफिस के बीच के होते हैं। क्लियर? सेल ऑफ गुड्स ये भी नहीं होंगे। तो बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर टू ब्रांच, कैश रिसीव ब्रांच फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, डेटर्स आर एंड अपीयर इन द एडजस्टिंग फिगर, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स और अबनॉर्मल लॉस इन स्टॉक एंड अपीयर इन द एडजस्टिंग फिगर। तो ये जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो ब्रांच अपना सेपरेट जो ट्रांजैक्शन करेगी वो ट्रांजैक्शन सर इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो सर ये कुछ थ्योरिकल कंसेप्ट हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कवर किया। इसी के थ्रू हम आगे इसके सम्स को भी डिटेल में देखेंगे। जो 4 आपके मेथड्स दे रखे हैं, पहला मेथड्स हम यहाँ पर डेटर्स मेथड्स को कवर कर रहे हैं, इसके बाद में जो 3 मेथड्स और है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। एक बार अगर आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गए तो कल के लेक्चर्स यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 को कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को इजीली तरीके से हम कवर करेंगे और आई होप कि सर आपको हम जो कुछ भी समझाते हैं वो आपको इजी तरीके से समझ में आता है। सर आपको ये हमारी क्लासेस कैसी लग रही है वो आप प्लीज सर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, या फिर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पर हम सीएमए, सीएस या सीएमए सीएस के हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीएमए कोई भी स्टूडेंट्स है 11, 12 बीकॉम, एमकॉम किसी भी कोर्स कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं उन सभी के रिलेटेड से वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको सर हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, वो प्लीज आप सर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, अच्छे तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स अगर आप आता है तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हनुमान।